जबकि बीजेपी इसे कांग्रेस की हार की बौखलाहट बता रही है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या निष्पक्ष चुनाव को लेकर उठ रही चिंताएं वाकई गंभीर हैं या फिर वोटिंग से पहले माहौल बनाने की सियासत हो रही है। इन्हीं सवालों पर होगी आज मध्य प्रदेश की महा डिबेट, लेकिन उसके पहले इस रिपोर्ट को देखिए। दतिया का रण, आरोप प्रत्यारोप भीषण। बूथ कैप्चर कराने तथा चुनाव में फर्जी मतदान हो, इस तरह की योजना चंबल संभाग के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा की गई है, जिसमें भिंड जिले के पुलिस अधिकारियों को इस हेतु तैनात करने के योजना बनाने हेतु ड्यूटी लगवाई जाएगी, ऐसी हमें जानकारी मिली है। चुनावी डगर, गड़बड़ी या हार का डर? देखिए, इसलिए अवगत करा रहे हैं कि हमें पता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है और उनकी छटपटाहट दिख रही है, उनकी बयानबाजी दिख रही है। सीएम साहब के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न हो गया है, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा जैसे कैंडिडेट का टिकट काट के उनने अपने चेले को टिकट दिलाया है। तो ऐसी स्थिति में जो भी अप्रिय स्थिति बने उसके लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार होगा, इसलिए चिट्ठी लिखी है। दतिया हॉट सीट, किसकी होगी जीत? डॉक्टर गोविंद सिंह और कांग्रेस पार्टी को दतिया में अपनी हार निश्चित दिखाई देने लगी है, इसीलिए तथ्यहीन और झूठे अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। अगर गोविंद सिंह किसी तरह के आरोप लगा रहे हैं तो उन्हें तथ्य और प्रमाण निर्वाचन आयोग के सामने रखना चाहिए। दतिया की जनता पूरी तरह जागरूक है और निष्पक्ष और लोकतांत्रिक तरीके से अपने मतदान का प्रयोग करेगी। भारतीय जनता पार्टी को भारी समर्थन मिल रहा है। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए कल वोटिंग होनी है, लेकिन वोटिंग से ठीक पहले सियासत आरोपों के केंद्र में आ गई है। कांग्रेस नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर निष्पक्ष मतदान पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि दतिया में बूथ कैप्चरिंग और फर्जी मतदान की साजिश रची जा रही है। साथ ही भिंड जिले के पुलिस अधिकारी की तैनाती पर भी आपत्ति जताई गई है। तो वहीं बीजेपी ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए इसे कांग्रेस की संभावित हार की बौखलाहट बताया। बीजेपी का कहना है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था है, इसीलिए कांग्रेस के आरोप पूरी तरह निराधार हैं। दूसरी ओर कांग्रेस अपने आरोपों पर कायम है और कह रही है कि यदि मतदान के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी होती है तो इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होगी। मतदान से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो चुका है। एक ओर कांग्रेस निष्पक्ष चुनाव की मांग कर रही है, दूसरी ओर बीजेपी इसे राजनीतिक ड्रामा बता रही है। अब सबकी निगाहें कल होने वाली वोटिंग और 3 अगस्त को आने वाले नतीजों पर है, जो तय करेंगे कि दतिया की जनता ने किस पर भरोसा जताया है। मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आज सवाल यही, क्या निष्पक्ष चुनाव पर उठ रहे सवाल गंभीर हैं या फिर ये हार जीत से पहले की सियासत? और इसी पर होगी आज चर्चा। जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता धैर्यवर्धन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस से जुड़ गई हैं रोशनी यादव जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरमन नगेले जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। इसके साथ ही हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक राकेश अचल जी भी जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर। और सबसे पहले, क्योंकि चुनाव का प्रचार खत्म हो चुका है, कुछ ही घंटों का समय बचा हुआ है, अब इंतजार कल का है कि कल जनता किसके हक में फैसला सुनाती है। बीजेपी से मेरा सवाल रहेगा, धैर्यवर्धन जी, कुछ ही घंटे बाकी हैं, क्या कुछ चल रहा है अभी और क्या दावे अब करेंगे? निश्चित तौर पर अब तक बढ़त हासिल कर चुकी है। एक जो यक्ष प्रश्न दतिया में था वो यह था कि पिछले 2-2.5 वर्ष जो बेकार चले गए, विकास में पिछड़ गया दतिया, अब ऐसी गलती न दोहराई जाए। अब भारतीय जनता पार्टी को एक बार चुनाव जिताया जाए ताकि अगले 2-2.5 वर्ष सरकार की प्राथमिकता में दतिया रहे। यह विचार लोगों के मन मस्तिष्क में है, आम लोगों में चर्चा में भी है। इसलिए मैं आशान्वित हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा समर्थन जनता के द्वारा मिलने वाला है। और कांग्रेस की ओर से मैं अभी देख रहा था डिबेट में, गोविंद सिंह जी कुछ बयान दे रहे थे, ये मगरमच्छ के आंसू हैं। ये तो भिंड के वे कुख्यात नेता हैं जो खुद इस फर्जी मतदान में और नकली प्रकार से लोगों से फर्जी मतदान कराने में ये मास्टरमाइंड है। ये तो बहुत बहुत कलाकार नेता रहे और ये अगर दुखड़ा रो रहे हैं
कि चुनाव में कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी। मैं स्वयं को संभाल कर ये प्रतिक्रिया दे रहा हूं कि कैसे कैसे लोग शिकायतें कर रहे हैं। निष्पक्ष चुनाव होगा, शानदार चुनाव हो रहा है, मतदाता उन्मुक्त होकर और निर्भय होकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने जा रहा है। आप बढ़त की बात कह रहे हैं, इस बढ़त का आधार क्या है धैर्यवर्धन जी? मैंने बताया ना कि वहां चुनाव प्रचार में तमाम सारे विषय थे। प्रारंभिक दौर में कांग्रेस को लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी में चूंकि टिकट परिवर्तन हुआ है, हाँ। तो सब कुछ लुटा पिटा उनको आसानी से हासिल हो जाएगा। पर ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारा प्रदेश नेतृत्व वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में सब कार्यकर्ताओं को मना करके काम में लगाया। ठीक है, ये तो दावा हो गया, लेकिन प्रत्याशी चयन का जो फॉर्मूला, इसका असर कितना होगा? लौटूंगी मैं धैर्यवर्धन जी। रोशनी यादव जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। रोशनी जी, कांग्रेस कितनी तैयार है? और बीजेपी तो कह रही है कि बीजेपी अभी से बढ़त बना चुकी है। चलिए हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे रोशनी जी से, क्योंकि देखिए अभी तक 2008 से लेकर 2023 तक देखा जाए 3 बार बीजेपी यहां पर जीत चुकी है। रोशनी जी, अगर आप मुझे सुन पा रही हो तो जवाब दीजिएगा कि कांग्रेस की क्या कुछ तैयारियां यहां पर? जी रोशनी जी, सुन पा रही हैं आप मुझे? चलिए ठीक है, रोशनी जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। धैर्यवर्धन जी, आपकी बात पर मैं लौटूंगी। दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। दिनेश जी, इतने चुनाव हुए और अगर इन्हें समराइज किया जाए तो इसे पारंपरिक सीट कहा जाएगा 2023 में, लेकिन एक बड़ा बदलाव भी यहां पर हुआ, वोटिंग परसेंटेज बढ़ा जिसका फायदा कांग्रेस को मिला। इस बार चुनावी प्रचार में क्या कुछ खास बातें रही है, क्या मुद्दे देखने को मिले दिनेश जी? नहीं, बहुत सारे मुद्दे इस बार चुनाव में हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो जो राजनीतिक दलों के बीच जो विवाद है, भारतीय जनता पार्टी के बीच जो स्थिति निर्मित हुई है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा तो दतिया में केवल नरोत्तम मिश्रा है, चाहे उनको आप पक्ष में देखें या विपक्ष में देखें, मुद्दा केवल नरोत्तम मिश्रा है। वो यदि मंच पर रो रहे हैं, उनका टिकट उनको नहीं दिया पार्टी ने, तो क्या उनके जो लोग हैं वो बहुत अपने आप को कोई अच्छा महसूस तो नहीं कर रहे हैं? उनकी नाराज़गी अपनी जगह है, उनका अपना वोट बैंक है। उस वोट बैंक को तय करना है कि वो नरोत्तम मिश्रा जी के साथ जाते हैं या जो है उनके खिलाफ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी जो परिस्थितियां हैं वो नरोत्तम मिश्रा के इर्द गिर्द हैं। और कांग्रेस की पूरी रणनीति भी इसी बात पर डिपेंड है कि नरोत्तम मिश्रा जी का कितना वोट उनको मिलता है, क्योंकि पिछले चुनाव में यदि कांग्रेस वहाँ जीती थी तो उसका अपना जनाधार है और उस जनाधार में ही जीती थी। वो जब हारती है तो वो कोई ना कोई गुटबाजी वजह बनती है। इस बार दतिया में बहुत ज़्यादा गुटबाजी देखने को नहीं मिल रही कि बहुत ज़्यादा कांग्रेस के नेता एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है गुटबाजी वहाँ दिखाई दे रही है। उस तरह की वहाँ है नहीं है। कांग्रेस वहाँ इस बार हर नेता वहाँ दिखाई दिया, वो हर नेता वहाँ चुनाव प्रचार कर रहा था। सबको ये उम्मीद है ना कि अब जो है कांग्रेस यहाँ जीत सकती है, तो इसलिए लोग कोशिश कर रहे हैं। तो मुद्दा जो इर्द गिर्द है पूरा चुनाव, वो केवल नरोत्तम मिश्रा पर निर्भर करता है और वहाँ के जो नतीजे हैं वो नरोत्तम मिश्रा के रुख पर बहुत ज़्यादा निर्भर करेंगे। जी बिल्कुल। रोशनी यादव जी हमारे साथ जुड़ गई है। रोशनी जी, बताइएगा कि कांग्रेस अपनी जीत को लेकर कितनी आश्वस्त है? अभी धैर्यवर्धन जी से जब बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि हम अभी से बढ़त बना चुके हैं। जी रितु जी नमस्कार, सभी साथियों को नमस्कार। देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं पीताम्बरा माई की धरती को प्रणाम करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और ये तो 2023 में भी दतिया की जनता ने, वहां के युवाओं ने, किसानों ने और उनकी स्वाभिमान की लड़ाई में ये सुनिश्चित कर दिया था। और ये जो चुनाव लोकतंत्र के ऊपर ये जो जबरदस्ती थोपा गया है, जो उपचुनाव, वो भी दतिया की जनता देख रही है। तो जीत से आश्वस्त होकर के बैठ जाना, मुझे नहीं लगता है कि किस तरीके से ये आश्वस्त होकर के बैठे हैं। आज जो हमारे नेता प्रतिपक्ष या तमाम नेताओं ने जिस तरीके से बात रखी है, चुनाव आयोग की शिकायत की है, ये कोई एक उदाहरण नहीं है। इससे पहले आपने लोकसभा इलेक्शन में देखा होगा कि हमारे प्रत्याशियों को गाड़ी में बिठा बिठा करके ले जा रहे हैं। तो हमारे अंदर कोई डर नहीं है, लेकिन हम सतर्क हैं। और उस सतर्क के आधार पर मुझे लगता है कि इनको बेबुनियाद आरोप लगाकर और कांग्रेस जो है हार रही है। अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार दिनेश जी ने भी कहा है कि हम तो पहले ही इस लड़ाई को जीत चुके थे, लेकिन ये बेवजह उपचुनाव थोपना और इनके पास जो अनावश्यक
प्रशासन का दबाव बना करके, और हमेशा आपने देखा है कि प्रशासन को ही आगे करते हैं। इनके रोशनी बड़े जी, नेता को टिकट नहीं रोशनी दिया जी, गया, तभी इन्होंने मैं आपकी इस प्रशासन को बात आगे से किया। असहमत हूँ। रोशनी जी, आपकी इस बात से मैं असहमत हूँ। जबरदस्ती चुनाव थोपना, इसके पीछे का क्या तर्क कहेंगे? इसे जरा विस्तार से समझाइएगा कि जबरदस्ती चुनाव थोपने जैसी क्या बात है? देखिए, बिल्कुल ये जबरदस्ती चुनाव थोपने जैसी ये बात है कि किसी की अगर सदस्यता रद्द हो जाती है, एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ, उस पर बीजेपी अपने पैर पीछे कर लेती है। बीना में जिन्होंने सदस्यता ली, निर्मल सप्रे ने, बीजेपी की, उस वहां पे चुनाव क्यों नहीं कराया जाता? 2 साल से चुनाव टल रहा है, वहां पर बीजेपी मौन हो जाती है। लेकिन इन मुख्यमंत्री के सभी मंच बातों पर को जाकर लेकर के बीजेपी पटना पर आरोप पहनती है। लगाना कहाँ तब से जो सही है है? विधानसभा चुनाव अध्यक्ष को कराना, साफ-साफ चुनाव पत्र कराना लिखाया एक जाता है। प्रक्रिया है जो पत्र में चुनाव लिखकर आयोग कहा के जाता तहत है कि आती है। विधानसभा, ऋतु जी सुन लीजिए, विधानसभा अध्यक्ष के पास पावर है चुनाव कराने का, तो बीना में ये लोग चुनाव क्यों नहीं कराते? न्याय और लोकतंत्र की परिभाषा को सच साबित क्यों नहीं करते? आप भी उस पर सवाल क्यों नहीं करती? और आज यहाँ आप सवाल ये खड़ा मत होता है, बताइए कि मैं हम उस तो पर देखिए सवाल क्यों नहीं चुनाव, करती। रोशनी जी, अगर आप ये कह रही हैं कि जबरदस्ती चुनाव थोपा जा रहा है, तो चुनाव अगर थोपा भी जा रहा है, आपके अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, अगर थोपा भी जा रहा है तो चुनाव में चुनकर लाना तो जनता की जिम्मेदारी है। तो क्या फिर ये डर है कांग्रेस का कि अगर जबरदस्ती थोपा गया है तो जनता हरा देगी? जनता पर विश्वास रखिए ना रोशनी जी। जबरदस्ती थोपा गया है, यही जनता महसूस कर रही है, और इसीलिए कांग्रेस बिल्कुल आश्वस्त है और बीजेपी में डर बना हुआ है। इसलिए जो है भिंड से हमारे नेता प्रतिपक्ष ने जो बातें कही हैं कि वहां की जो पुलिस अधिकारी, क्योंकि वो वहां उस क्षेत्र के बहुत लंबे समय से एक वरिष्ठ और परिपक्व नेता है, वो उन अधिकारियों को जानते हैं, तब उन्होंने उस पर आरोप लगाया और चुनाव आयोग को लिखित पत्र दिया गया है। और मुझे लगता है लोकतंत्र की रक्षा की कानूनी लड़ाई सब लड़ते हैं, और हम भी वही कर रहे हैं, क्योंकि हमने कोर्ट और चुनाव आयोग के समक्ष सबूत के आधार पर धारा 17 IF के तहत, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के तहत निष्पक्षता की गुहार लगाई है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है, लेकिन बीजेपी इसको भी डर बनाती है। इससे पहले आपने विजयपुर में नहीं देखा इन्होंने क्या तांडव रचा था? प्रशासन को आगे करके हमारे अध्यक्ष जीतू पटवारी को वहीं धरना देकर बॉर्डर पे बैठना पड़ा था। कितने लोगों को राजस्थान बॉर्डर से बुला के जो है गोलीकांड, आदिवासियों को निशाने पर लाया गया था। तो वो दृश्य कैसे भूल जाएंगे रितु जी? हमें आगा तो रहना पड़ेगा ना, सतर्क रहना पड़ेगा। और जब 2023 में कांग्रेस को दतिया की जनता ने स्वाभिमान की लड़ाई को जिताया है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कल 30 तारीख को हाथ के पंजा का बटन दबा के और इस दतिया का इतिहास रच दिया जाएगा। ठीक है, अब इसका भी मैं आपसे जवाब लूंगी। सरमन नगेले जी हमारे साथ जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक हैं। सरमन जी, 2008 के बाद ज्यादातर यहाँ पर बीजेपी का कब्जा रहा है। एक बार यहाँ पर कांग्रेस 2023 में जीत चुकी है, काफी ज्यादा वोट परसेंटेज भी रहा था, लेकिन अभी जिस तरह के मुद्दे गूंज रहे हैं, चुनाव आयोग के पास जाना, पार्टियों पर आरोप लगाना कि राजनीतिक पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस तरह के मुद्दे चुनावी रिजल्ट पर क्या किसी तरह का प्रभाव डालते हैं? देखिए रितु जी, यदि आप संदर्भ देखेंगे तो वो जो चुनाव के आप संदर्भ दे रहे हैं 2008 से 23 तक का, वो आम चुनाव थे। ये उपचुनाव है। उपचुनाव का जो पैटर्न है लड़ने का और जीतने हारने का, वो अलग प्रकार का है। आमतौर पे ये देखा गया है, ऐसा प्रतिपादित भी हुआ है कि जिस दल की सरकार रहती है और उपचुनाव होता है तो वो पक्ष के सत्ता पक्ष के पक्ष में ही वो सीट जाती है, ऐसा पुराना ट्रेंड बताता है। और इस बार भी चूंकि बीजेपी बहुत मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ रही है, डॉक्टर मोहन यादव जी लगातार वहां पर डटे हुए हैं, सेंट्रल लीडर भी उनके आए हैं। हालांकि ये बात सच है कि बीजेपी के नेताओं में थोड़ी शंका है कि हम इस सीट को लूज ना कर जाएं, लेकिन यदि नरोत्तम मिश्रा जी के कार्यकर्ता जो नाराज चल रहे थे, उनको यदि बीजेपी ने संभाल लिया है तो ये सीट बीजेपी के पक्ष में जाने की संभावना प्रतीत होती है। अंतिम निर्णय तो वहां के मतदाता को लेना है, लेकिन जो बार बार बात आ रही चुनाव के पैटर्न को लेकर या वहां सरकार, ये चुनाव आयोग पर जो किसी तरह की टीका टिप्पणी करना, तो देखिए यदि किसी के पास एविडेंस है, सब्सटेंशियल है, सी विजिल ऐप के माध्यम से जाइए आप जो चुनाव आयोग ने डिजिटल के इतने सारे फोरम चालू कर दिए हैं कि आपके पास कोई भी एविडेंस है, आप ऑनलाइन सारी चीजें कीजिए, उसके माध्यम से शिकायत कीजिए। देखिए चुनाव राजनीतिक दलों का काम है शिकायत करना, उससे थोड़ा उनके कार्यकर्ताओं में जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनके पक्ष में यदि शिकायत होती है तो थोड़ा उनका कार्यकर्ता चार्ज हो जाता। अब विपक्ष ने की है तो निश्चित रूप से उनके कार्यकर्ताओं में वो चार्ज करने के लिए कि भाई हमारे कार्यकर्ता घर ना बैठ जाएं, इस तरह की संभावना प्रतीत होती है।
हालांकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, तो यदि चुनाव आयोग के पास कोई किसी तरह का एविडेंस और सब्सटेंशियल जाएगा तो उस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन वो तो अभी किसी दल ने भी वहां पर दिए नहीं है। तो मेरे को तो यही प्रतीत होता है कि वहां पर जो चुनाव आयोग के अधीन जो मशीनरी काम कर रही है वो पूरी तरीके से निष्पक्ष रहेगी, निष्पक्ष रहना चाहिए। अधिकार सबको है, लेकिन साक्ष्यों के साथ और अगर किसी तरह की गड़बड़ी पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई होना भी लाजमी है। राजनीतिक विश्लेषक राकेश अचल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, नरोत्तम मिश्रा को टिकट ना मिलना, फिर कार्यकर्ताओं की नाराजगी जो सड़क पर देखी गई, नरोत्तम मिश्रा फिर भोपाल पहुंचते, दिल्ली पहुंचते, उसके बाद मंच पर भावुक नजर आते हैं, तो क्या किसी तरह का असर चुनावी परिणाम में दिखा सकता है पूरा घटनाक्रम? ऋतु जी, देखिए, अभी दिनेश गुप्ता जी ने, हमारे साथी ने इस बारे में बात की थी। सीधी सी बात है कि ये जो उपचुनाव है, जैसा भी उपचुनाव है, थोपा गया है या नहीं थोपा गया है, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल चुनाव है, प्रतिष्ठा का चुनाव है। कारण ये है कि एक तरफ उसे कांग्रेस से लड़ना है, 8,000 वोटों का जो अंतर पिछले चुनाव में था उसे पाटना है, और उसके बाद अब की बार उसे भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं से लड़ना है, जो नरोत्तम मिश्रा के कार्यकर्ता थे, जिन्होंने 18-20 घंटे दतिया को पंगु बना के रखा था। आप सब लोगों ने देखा, 15 घंटे हमारा हाईवे जाम रहा था। तो इतनी जल्दी अगर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और सरकार मिलके नरोत्तम मिश्रा के नाराज कार्यकर्ताओं को मना पाई होगी, तभी तस्वीर बदल सकती है दतिया में। अन्यथा परिदृश्य सीधा दिखाई दे रहा है कि 8,000 का जो अंतर पिछले चुनाव का था वो अपनी जगह है, और अब मिश्रा जी के जो कार्यकर्ता हैं उनका गुस्सा, अगर वो बूथ तक नहीं जाते हैं, अगर वो सैबोटेज कर देते हैं, अगर वो और कुछ कार्रवाई कर देते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होगा। लेकिन धैर्यवर्धन शर्मा जी की उम्मीद है, उनको मैं तारीफ करना चाहूंगा कि वो फिर भी इस इतनी आग के धुएं के बाद भी आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत लेगी। जीतना चाहिए। जैसा अभी नगेरी जी ने कहा कि हर उपचुनाव में सत्ता पक्ष जीतता है, लेकिन विजयपुर का चुनाव हमारे सामने है, वहां भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई थी। तो कांग्रेस के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि उसके 3 विधायक पहले से उसकी हाथ से जा चुके हैं किसी न किसी वजह से। तो इसलिए दतिया जीतना उसके लिए प्रतिष्ठा का भी प्रश्न है, और जीतती दिखाई दे रही है। जीतेगी या नहीं जीतेगी ये अलग बात। जी धैर्यवर्धन जी, कितना आश्वासन अब रह गया है? क्या वाकई 100% कार्यकर्ता मान गए हैं जो सड़कों पर थे? देखिए, कार्यकर्ता मोटे तौर पे सारे के सारे मान गए हैं, और बहुतायत में जो वोट डलना है वो आम मतदाता का डलना है। मैं बहुत विनम्रता पूर्वक अपनी बात को दोहरा रहा हूँ। जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, तब झांसी से शिवपुरी से जो रोड दतिया के लिए गया है, उस रोड पर सूर्यास्त के बाद कोई निकल नहीं पाता था, न मोटरसाइकिल से न कार से। ये दिनेश गुप्ता साहब भी जानते हैं, और हमारे सीनियर पैनलिस्ट भाई साहब भी भली भांति जानते हैं इन सब चीजों को, कि वहां कैसे हजरत रावत का, कमल सिंह रावत का कितना आतंक हुआ करता था, डकैतों का। वो टारगेट 9 पुलिस की भाषा में बोल रहा हूं मैं, उस पर थे वो लोग। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद सुशासन स्थापित हुआ, उस अंचल को डकैतों से मुक्ति मिली, वहां तमाम प्रकार के विकास कार्य हुए, चाहे मेडिकल कॉलेज, तालाब, पेयजल की सुविधा, अच्छे रोड्स, अच्छे अन्य आधारभूत संरचना, तमाम सारी चीजें जो अनेक बार चर्चा में आ चुकी है। धैर्यवर्धन जी, यहाँ रोकना चाहूंगी मैं। धैर्यवर्धन जी, आप जिन विकास के कामों को गिना रहे हैं और जिस समय की आप बात कर रहे हैं कि एक ऐसा समय था जब लोग निकलने से डरते थे, उसके बाद सुशासन वाली सरकार आई, लेकिन इसी सुशासन वाली सरकार के आने के बाद 2023 के जो परिणाम थे वो आपके पक्ष में फिर क्यों नहीं आए? और वोट का अंतर भी 8,000 वोट था। देखिए, मैंने बताया ना कि परिणाम किसी एक कारण से प्रभावित नहीं होते हैं। उस समय कुछ न कुछ कारण रहे होंगे, तभी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी चुनाव हारे, और भारतीय जनता पार्टी ने उन सब कारणों को तलाश करके उस पर काम प्रारंभ किया। और अब तो मैंने बताया ना, 1 पर 11 डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी और आशुतोष तिवारी जी मिलकर के अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने आखिरी दिन तक भी ये संदेश दिया है कि सारे दर्द, शिकवे, शिकायत भूलकर पार्टी को मजबूत करने में लगे, क्योंकि पार्टी से हम है और पार्टी से हमारी पहचान है, पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। ऐसा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी बार बार स्पष्ट कर भी रहे हैं। मैं तो केवल यही कह रहा हूँ कि वो सुहानी तस्वीर जो ईस्टमैन कलर में फिल्म के पोस्टर लगते थे पहले, तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी के विकास के पोस्टर लोगों के दिमाग में छपे हुए हैं,
और ये पिछले 2-2.5 वर्षों में जो पिछड़ गया दतिया, अब उससे पलटी मारना चाह रही वहां की जनता और बीजेपी के पक्ष में मतदान करना चाह रही। रोशनी जी, धैर्यवर्धन जी कह रहे हैं कि पहले खूब आगे बढ़ रहा था दतिया, 2.5 साल में कांग्रेस ने उसे पिछाड़ दिया है, पीछे चला गया है दतिया। रितु जी, जरा प्रवक्ता जी से पूछिए कि आपने मेडिकल की चमचमाती हुई इमारतें तो खड़ी कर दी, चलिए मैं आपको बधाई देती हूँ, लेकिन क्या जाके आपने उसका खाका देखा? वहां ना तो डॉक्टर है, ना आज भी किसान या वहां की जनता को ना तो बेहतर स्वास्थ्य मिल रहा है, ना दवाइयां मिल रही हैं, और युवा वहां का बेरोजगार है, वहां से क्यों पलायन कर रहा है? और हर साल बुंदेलखंड जो दतिया के नजदीकी क्षेत्र है, 60% से ज्यादा युवा वहां हर साल जो है पलायन करते हैं। तो इस बात पर भी बोलना चाहिए। और अभी ये गुंडों की बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि अभी थोड़े दिन पहले का ही दृश्य है कि इनके ही भाजपा के कार्यकर्ता, मुझे लगता है कई घटनाक्रम हुए रोशनी जी, लेकिन अब शुभकामनाएं सभी प्रत्याशियों के साथ है। अब देखना ये होगा कि कुछ ही घंटों का समय बचा है, लेकिन जनता किसके भाषण से प्रभावित हुई है और किसके काम से प्रभावित हुई है। अब जनता किसे चुनती है, रिजल्ट 3 अगस्त को सबके सामने होंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो कल है दतिया का उपचुनाव और इंतजार है अब वोटिंग का और उसके बाद रिजल्ट का। न्यूज़ 18 पर हर एक अपडेट आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।